मेरी बेटियों, मेरे मरने के बाद तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें किसी के हवाले करके मरना चाहती हूँ जो तुम्हारी देखभाल कर सके, ताकि मैं सुख शांति से मर सकूं। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आप कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं होगा। आप क्यों चिंता करती हैं? हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगी। वो चारों बहनें बहुत रोने लगती हैं। जादूगरनी उनके लिए एक देखभाल करने वाले नेक इंसान की तलाश में उन्हें लिए घर से निकलती है। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी को एक घर नजर आता है। वो उसका दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत उससे बाहर निकल कर आती है। वो जादूगरनी को इतना ज्यादा जख्मी देखती है तो घबरा जाती है। वो उसे और उसकी चारों बेटियों को अंदर बुला लेती है। तभी नंदिनी उस औरत से कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और ये मेरी 4 बेटियां हैं। मुझे पता है कि मेरा बचना नामुमकिन है। मेरे बाद मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा? मुझे इस बात की चिंता है। आप मुझे एक भली औरत नजर आ रही हैं। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का ख्याल रखना। उन्हें किसी तरह की कमी महसूस मत होने देना। मुझे पता है कि मैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। अरे, ये आप कैसी बात कर रही हो? मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं 4 बेटियों की माँ बनूं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में तो मेरे खाने के लिए ही कुछ नहीं है। बाहर से कुछ मिल जाता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी रहती हूँ। मैं 4-4 बेटियों का पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ? प्रतिमा बस इतना ही कह पाती है कि जादूगरनी नंदिनी मर जाती है। चारों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। नंदिनी के अंतिम संस्कार के बाद अब चारों बहनों की जिम्मेदारी प्रतिमा पर आ जाती है। वो चारों का पालन पोषण करने के लिए गांव के जमींदार की फसलों में काम करने लगती है। वो उन चारों बहनों की देखभाल करने लगती है। एक दिन सबसे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, दीदी, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। ना कुछ खाने को है ना पीने को। अच्छा खाना खाने को तरस गए हैं। माँ को भी क्या यही गरीब औरत मिली थी हमारी देखभाल के लिए? इसका तो अपना ही पूरा नहीं पड़ता। हमारा पालन पोषण कैसे कर सकती है ये? हमारी माँ ने हमें कितना सुखी रख रखा था। माधुरी, तुम प्रतिमा माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। वो हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही है। हमारे खाने पीने और पहनने की खातिर वो मेहनत मजदूरी करती है, वरना उनकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो तो हमारी दूर पार के रिश्तेदार भी नहीं है। हमें उनका एहसान मानना चाहिए। इतनी देर में प्रतिमा बाहर से आती है। वो काफी जख्मी होती है। प्रतिमा माँ, आज आप जल्दी आ गई। ओह, ये क्या हुआ आपके साथ? आपको चोट लगी है? अरे बेटा, बस काम करते समय जख्मी हो गई, पर अब क्या होगा? हम खाना पीना कैसे करेंगे? मैं तो मेहनत मजदूरी के काबिल भी नहीं रही। तुम लोगों का क्या होगा? तुम्हारी माँ के दिए शब्दों का मान नहीं रख सकी मैं। मुझे माफ कर दो। प्रतिमा ने रोते हुए कहा। लो जी, गए काम से। अब जो रूखी सूखी मिलती थी उससे भी गए। कहाँ फंस गए हम लोग। अब तो इस औरत का काम धंधा भी बंद हो गया। हम तो सड़क पर आ गए। माँ को भी यही गरीब मिली थी हमारी देखभाल को। काश हमारी माँ हमें जादू सिखा देती तो ये दिन ना ही देखना पड़ता। माधुरी ववेला मचाने लगी। माधुरी, जबान संभाल कर बात करो। माँ को चोट लगी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। वो हमारी माँ ना होकर भी हमारे लिए कितना कर रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ, आप चिंतित ना हो। कल से माधुरी और पार्वती लकड़ियाँ काटेंगी, निर्मला लकड़ियाँ बेचने जाएगी और मैं आपकी जगह जमींदार के यहाँ काम करूंगी। घर की साफ सफाई और खाना पकाना भी देखूंगी और आपका भी ख्याल रखूंगी। हम सब मिलकर काम करेंगे। इस तरह प्रीति सब बहनों में काम बांट देती है। प्रीति बहुत मेहनती और सुघड़ थी, पर बाकी बहनें सिर्फ खेलकूद ही जानती थीं। वो घर से काम के बहाने निकलती है और खेलकूद में लग जाती हैं। अरे यार, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। अब हम उस बुढ़िया की वजह से काम करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अगर दीदी ने अपने बड़े होने का ज्यादा फायदा उठाया, मैं तो उन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना ऐसी गरीबी में। माधुरी के ऐसा कहने पर पार्वती और निर्मला उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे भी कहाँ? हमारा है ही कौन? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। हम झूठ मूठ की चोट लगवा लेते हैं।
इस तरह तीनों बहनें अलग अलग बातें कर रही थीं और काम से बचने का प्लान बना रही थी। तीनों ही बहनें अपने आप को जख्मी कर लेती हैं, कोई हाथ में तो कोई पैर में और कोई सर में, और फिर घर वापस आ जाती हैं। ये देखकर प्रीति घबरा जाती है और अपनी बहनों से कहती है, ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? और तुम चारों को ही चोट लग गई क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुमने काम से बचने के लिए तो ऐसा नहीं किया? दीदी, कल प्रतिमा माँ को चोट लगी तो आपने उन्हें सच्चा समझ लिया, और आज हमें चोट लगी तो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रही। आपको हमारे ऊपर शक है, हम तकलीफ में हैं, पर नहीं, आपको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। चलो ठीक है, तुम घर पर ही रह लो, कल से मैं खुद सारे काम कर लूंगी। किसी ना किसी को तो पैसे कमाने ही होंगे, वरना घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। ऐसा कहकर प्रीति अगले दिन काम करने चली जाती है। वो खेतों पर भी काम करती, लकड़ियां भी इकट्ठी करके बेचती और घर के काम भी करती। अब उन्हें पूरे दिन में एक समय का खाना खाने को मिल रहा था। प्रीति घर भी संभालती और बाहर का काम भी करती, और तीनों बहनें बस 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, कूदना, बस यही करते रहती। हमेशा की तरह आज भी प्रीति काम करने जाती है कि तभी उसे एक जख्मी हिरन मिलता है। वो उसे घर लेकर आ जाती है और उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। ये देखकर प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस हिरन से कहती है, प्यारे हिरन, तुम्हारी सेवा करते करते आज मुझे पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। तुम्हें इस तरह से दर्द में कराहता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रीति, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह इतने सारे काम करने के बाद मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरन नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादू हिरन हूँ। मैं एक काली शक्ति की लपेट में आ गया और यहाँ रहकर मुझे पता चला कि तुम जादूगरनी की बेटियां हो। अगर तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम चारों बहनों को अपने बालों की बलि देनी होगी। तो जैसे बदबूदार सड़े हुए हिरन को हम अपने बालों की बलि देंगे? हाँ, वो भी इतने ज्यादा सुंदर और घने बालों की। तुझे क्या लगता है तुझे ठीक करने के लिए हम गंजी हो जाएगी, बदसूरत हो जाएंगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तू मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप इसकी बातों में मत आइएगा, हमें इसकी वजह से गंजा नहीं होना। तुम तीनों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी मासूम जानवर की जान बच जाएगी। हमारे बालों का क्या है, एक ना एक दिन वापस आ ही जाएंगे। क्या हम किसी की जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते? मेरी प्यारी बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों की, जानवरों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और क्या तुम माँ को नहीं जानती थी? वो अपनी जान पर खेलकर सबकी मदद करती थी। हमें भी इस जख्मी हिरन की मदद करनी चाहिए, इसे काले साए से निकालना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही इंसानियत है। हिरन, अगर मेरी बहनें तुम्हें बालों की बलि नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपने बालों की बलि देने के लिए तैयार हूँ। प्रीति इतना ही कह पाती है कि तभी हिरन एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, और उस हिरन को परी के रूप में आता हुआ देख चारों बहनें और प्रतिमा हैरान रह जाती हैं। तभी वो परी कहती है, प्रीति, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा सबकी मदद करती हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। इसलिए तुम्हारी वजह से तुम्हारे और तुम्हारी तीनों बहनों के बाल जादुई करती हूँ। माधुरी, तुम्हारे बालों से सोने के सिक्के निकलेंगे। निर्मला, तुम्हारे बाल से हीरे, और पार्वती, तुम्हारे बालों से चांदी, और प्रीति, तुम्हारे बालों से बहुत ही कीमती मोती। अगर आज तुम अपनी परीक्षा में पास नहीं होती तो तुम्हारे बालों की शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलती। इसलिए मैं एक जख्मी हिरन बनकर तुम्हारे बालों की बलि मांगी, क्योंकि कोई भी आसानी से अपने बालों की बलि नहीं देता, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपने जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करनी है। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। चारों बहनें अपने अपने बालों का इस्तेमाल करती है तो उन्हें अपने बालों की शक्तियों का पता चलता है। उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। माधुरी, निर्मला और पार्वती प्रतिमा का घर छोड़कर अलग रहना शुरू कर देती है और कभी भी किसी की मदद नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति प्रतिमा को छोड़कर कहीं नहीं जाती, और गांव में कोई भी गरीब हो, परेशान हो, अपने जादुई बालों की मदद से उन सब की मदद करती है।
ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें पार्टी करने जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत तीनों बहनों से कहती है, अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। चल चल भिखारन, हमारा रास्ता छोड़, हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। हम कोई तेरी मदद नहीं करेंगे, और हम तुम्हारी मदद करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है तो हम क्या करें? हमारी बला से भूख की मर जा। तीनों बहनें इतना ही कह पाती हैं कि उनके बाल गायब हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती हैं। खुद को इस तरह देखकर वो बहुत रोती हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उस परी के रूप में आ जाती है जिसने उनके बाल जादू किए थे। तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की सहायता भी करनी होगी, लेकिन तुम किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रही हो। तुम्हें अपने जादुई बालों से दूसरों की मदद करना थी, जैसे कि तुम्हारी बहन प्रीति कर रही है। तुमने लालच किया और इन बालों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। अब तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी, गंजी। चारों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही गंजी और बदसूरत रहती हैं। लेकिन उन्हें अपनी इस गलती से सबक मिल जाता है और वो प्रीति की तरह अच्छी लड़कियां बन जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।